नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। त्यागी जी, जी। कल मैं तो खैर व्यस्त था, पर सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हुए और वीडियो हरियाणा कांग्रेस को लेके थे। इनके नए नए प्रभारी आए हैं संजय दत्त, उसके सामने इन लोगों के बयान सब लोगों ने देखे होंगे। हुड्डा रणदीप को कुछ कह रहे हैं, रणदीप हुड्डा को कुछ कह रहा है, मजाकिया लाइट हंसी खुशी के मौके पे। शैलजा जी कह रही हैं कि हमारे तो कोई एक कार्यकर्ता नमस्ते भी नहीं लेते एक दूसरे के। और ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में सब कुछ मतलब सही हो रहा है या सब लोग सही करना चाहते हैं। और अभी पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, तो पंजाब में वो जो चन्नी हैं वो शैलजा जी वाली भूमिका में है वहाँ पे पूरी तरीके से। और वहाँ भी ऐसे ही ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि चुनाव लड़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए आपसी लड़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी पंजाब से जो हालात हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा में जो हुआ था सेम तरीके से ये पंजाब में भी गंवाने वाले हैं। ये वहाँ भी सरकार इनकी आ सकती है अगर ये लोग एक होके लड़ाई लड़ें, लेकिन अल्टीमेटली चली जाए। खैर ये इनकी चिंता है या राहुल गांधी को चिंता होनी चाहिए, हमारी चिंता नहीं है। लेकिन जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी इस देश से इनका पतन हो जाए, उन जो विपक्ष के लोग हैं उनको बड़ी मायूसी हाथ लगती है इसमें ना। जो वो देखते हैं कि इनके जूतों में दाल बट रही है और वो विपक्ष में दम नहीं है, तो वो बेचारे उनका मूड खराब होता है। तो जो हरियाणा कांग्रेस में जो हो रहा है, चुनाव 2 साल हो गए हैं अभी तक, आज तक तो इनकी गुटबाजी खत्म हुई नहीं, ना आगे होगी। ना इनमें से कोई ये जिम्मेदारी मानता कि उनकी वजह से नुकसान हुआ है। ना शैलजा मानेगी, ना हुड्डा मानेंगे, ना अपना रणदीप, कोई नहीं मानेगा। सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं। तो ओवरऑल ये जो कांग्रेस में चल रहा है, इसमें ये राहुल गांधी अकेला क्या कर लेगा इनके? तो ये हार तो इनकी नीति बन चुकी है मेरे ख्याल से। देखो, कांग्रेस एक मस्त पार्टी है, मस्त। या किसी को कोई चिंता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। राहुल गांधी का एक बड़ा बहुप्रचारित एक वीडियो क्लिप आती है उनकी कि भाई वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे कहते हैं, खासतौर से मोदी जी को, कि बस चुनाव जीतना है, सत्ता चाहिए, चुनाव जीतना है, सत्ता चाहिए। मतलब मेरी समस्या कुछ और है। मैं इस सबके बीच पैदा हुआ हूँ, तो मुझे कोई आकर्षण ही नहीं सत्ता में। तो जब राहुल गांधी का सत्ता में कोई आकर्षण ही नहीं, तो ये जो नीचे वाली फौज है इनका क्या, आप इससे क्या उम्मीद कर रहे हो? क्योंकि इनके तो सारे सपने राहुल के पास हैं। राहुल के माहौल में, राहुल के पक्ष में अगर जनता उठेगी तो इनको फायदा मिल जाएगा, ये भी जीत जाएंगे, ये भी जीत जाएंगे, जैसे अब बीजेपी में जीत। और अगर नहीं मिलेगी तो भाई अपना काम बढ़िया चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता परिवर्तन असल में जरूरत है जनता की। इनको कोई कष्ट थोड़ी है, किसी भी विपक्षी पार्टी को क्या कष्ट है। और जनता को अभी ये चाह रहे हैं कि और झेलो, मजे ले लो पूरे, है ना। और फिर तुम एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारे निकम्मेपन को ही तुम वापस चुन लोगे। अब होगा कि नहीं होगा अभी तो दुनिया बताएगी, लेकिन इनके इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई और ठीक 2.5 साल बाद कांग्रेस की बड़ी शानदार वापसी होगी उस हिंदी बेल्ट में जहां इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गए। वो 70 का दशक था। तो तब बात ये थी कि लोगों ने ये तय किया कि जो जनता पार्टी आई है तो कतई नालायक है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, सरकार ही नहीं चला सकते, मतभेद इतने हैं। तो जनता ने चुन लिया। तो इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि जनता ही एक्शन लेती बाद में आके, उसके पास कोई विकल्प तो है नहीं। अगर उन्होंने भाजपा और मोदी जी के खिलाफ वोट देना है तो क्या चाह रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस? तो जनता को जब लगेगा कि भाई अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और अब तो भाई टॉलरेट नहीं हो रहा, तो ये उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, उस पल का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं।
दिक्कत उन लोगों को है जो बेचारे इंतजार करते करते कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस से कांग्रेस में चले गए, बूढ़े हो गए, मतलब उनकी जवानी चली गई, और अब बेचारे वो ये भी नहीं कर सकते कि अब वो है ना कि अब क्या खाक मुसलमान होंगे, अब वो ना भाजपा में जा सकते न किसी और दल में, चूंकि वहाँ भी स्थिति बहुत खराब है, लाइन बहुत लंबी है। तो अब इनको पता है कि जिसने हमारे साथ रहना था वो अब हमारे साथ है, रहेगा, नया कोई जुड़ेगा तो ठीक है और नहीं जुड़ेगा। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि इनके साथ जो अभी है वो भी बीजेपी ने रख रखा है वहां पे कि तू यहीं रह। देखिए भाजपा कितनी ही गैर लोकतांत्रिक आचरण करे, एक दल तो उसको भी चाहिए ना। हाँ, फिर तो जवाबदेही खत्म हो जाएगी। आज भाजपा के पास और बहुत तरीके हैं कि टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसद थे, उन तीनों को टिकट दे के उनका रिन्यूअल सा कर दिया, जैसे लाइसेंस का रिन्यूअल होता है। तो भारत की राजनीति अब नेताओं पर केंद्रित होने के बजाय जनता में जा रही है ना। अब जनता निर्णय लेगी कि जिन लोगों को खरीद पा रही है भाजपा, जो बिक रहे हैं, उनके साथ हमने क्या करना है। तो असल में लोकतंत्र यही है कि जनता सतर्क रहे और 5 साल सक्रिय रहे, और वही निकालने रास्ते क्या निकालने। तो लोकतंत्र तो धर्मेंद्र जी आया अब है असल में, अब तक तो मजाक हो रही थी। तो इनको जिता के करेगी भी क्या की जनता, ये जो अपना जो कांग्रेस में बैठे बैठे माल हजम कर रहे हैं, तो इनको जिता के क्या करेगी? तो जनता अब करेगी भी क्या भाई, जो नेता हैं उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी तैयार करनी है। हरियाणा में जितने भी ठीक ठाक से नेता हैं जिनका सबके बेटे तैयार हो गए, बेटी तैयार, और तो 3 पीढ़ियों का 2 पीढ़ियों की वो जमा हुई दौलत प्लस बच्चे ठीक हैं अपने पढ़ लिख लिए और कोई धंधे कर लेंगे, और नहीं तो पुश्तैनी व्यापार तो यही राजनीति वाला ये चल ही रहा, तो उनको भी कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ सक्रिय वो होता है क्षेत्रीय लेवल पे जिसे मुख्यमंत्री बनना होता है। अब लौट के आते हैं हरियाणा, तो जो हालात हरियाणा में है वो अमूमन सब जगह है, जैसा आप बता रहे हैं कि पंजाब में ये हालात है, कहाँ नहीं है या कम है बिल्कुल, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ऐसे प्रांत जहाँ कांग्रेस बरसों दशकों हो गए, 30 साल 40 साल 45 साल, और वहाँ लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया, तो वहाँ कोई कलह नहीं मिलेगी आपको, चूँकि कोई ताकतवर आदमी है ही नहीं जिसके कोई प्रतिद्वंदी तैयार हो। अब ये जो लाइटर बेन में बहुत सारी बातें हुई हैं, मैंने भी वो देखी थी वीडियो, मुझे उसमें शैलजा का बयान बड़ा अच्छा लगा। वो ये कह रही है कि आते रहते हैं प्रभारी, बहुत आए हैं, आप भी आए हो, ठीक है, स्वागत है, अभिनंदन है, आ गए हो तो आ जाओ, बाकी हमें तो पता है जो कुछ होगा, पर आप भी देख लो भाई। बड़े मजाक के लहजे में उसने सारी चीजें समझा दी। प्रभारी जी आपका कोई लंबा चौड़ा मामला या है नहीं, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक, वही तय करेंगे, ठीक है ना। तो जब तक उनकी सहमति नहीं होगी। पहले तो यही चल रहा था कि ये जो संजय दत्त है किसके आदमी है, कल भी मैं देख रहा था वो संजय दत्त की फोटो लगा रखी है एक्टर की। तो अब संजय दत्त आ गए, उन्होंने भी एक रामदरस मिश्र की बहुत प्यारी सी कविता सुनाई पहले, कि जहाँ पहुँचे हो तुम छलांग लगाकर, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा धीरे धीरे। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये संकेत दिया इन सारे नेताओं को कि भाई जिसने छलांग लगानी हो तो वो पहुँच जाओगे, पर धीरे धीरे करके तुम भी पहुँच जाओगे। अब वो कितना साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 20 साल। तो प्रभारी तो भाई एक से एक दिग्गज यहाँ आके चले गए। लेकिन मैंने 1-2 बार ये कहा है वीडियोज़ में कि प्रभारी या अध्यक्ष या संगठन मंत्री, इनका कोई महत्व तब खत्म हो जाता है जब नेता बहुत बड़ा हो। हरियाणा में तो वैसे भी काल होता है इनका, है ना। हाँ, ये जो हरियाणा आते हैं, अभी देखिए कि संजय बेचारा इतना जलील होके गए यहाँ से। हाँ, संजय दत्त आए थे, कार्यक्रम जारी हुआ, ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो महाराष्ट्र से चलेंगे, जो प्रदेश उससे अध्यक्ष मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, इससे पूरा मतलब वो आ रही थी कार्यक्रम की सूचना। और फिर हरियाणा के नेताओं को उन्होंने तलब किया, तो बड़े बड़े नेता लाइन लगा के खड़े हुए थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर मिलने गए प्रभारी महोदय हैं। तो जब चौधरी वीरेंद्र सिंह आ सकते हैं, रणदीप आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, तो ये अलग आचरण क्यों? अब उनके भी घर चले जाते हैं भाई। हरियाणा अब सारे नेता संजय दत्त तो सीनियर ही हैं। तो वो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर जाने का एक अलग महत्व और एक संदेश भी चला गया। लोग कह रहे हैं कि भाई
गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर शक्तिमान है। और उससे एक मैसेजिंग भी हो गई। अब कल की बैठक में जो है हुड्डा साहब भी अपने चिर परिचित अंदाज में आ गए कि रणदीप तू मेरा साथ देना तो फिर देख। अब रणदीप तो बहुत तेज व्यक्ति है ना, बहुत है कि जी मैंने तो 20 साल से साथ दे रहा हूँ आपका, तो थोड़े आप मेरा साथ दे दो। तो वहाँ मजाक में बहुत सारी गंभीर बातें हो गई। रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा कि हुड्डा साहब अब आपका दौर खत्म हो चुका है, और उसने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो वोट प्रतिशत बचाव की जो बात थी, वो जो कहते थे भैया भाई छोटे भाई वोट प्रतिशत से सरकारें नहीं बनती, हमें 40 विधायक चाहिए जो आप नहीं दे पा रहे हो। तो रणदीप ने तो पिता और पुत्र दोनों को लपेट दिया, हाँ, कि भाई अब मेरी बारी है, मुझे आशीर्वाद दो, है ना। और शैलजा जी ने जो वस्तु स्थिति है वो बता दी है। इस सारे माहौल में जो अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बेचारे बहुत दिनों से सही मामला चल रहा था उनका ठीक ठाक सा, वो कल फिर इररिलेवेंट हो गए नेताओं की भीड़ में, वो गायब हो गए। अब यहाँ तो नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और ये शैलजा जी, और अब चौधरी वीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर, मतलब नेताओं की भीड़ है। अब इसमें क्या करें? तो कल मुझे ये लगता है कि दिल्ली लौट के संजय दत्त जी ने बहुत कुछ चिंतन मनन करा होगा, और मेरे ख्याल से हो सकता है किसी पूर्व प्रभारी से फ़ोन करके पूछा भी हो कि भाई साहब बताओ यार कुछ क्या होगा इनका, और उसने निश्चित रूप से जवाब दिया होगा, भाई साहब अपनी टर्म पूरी कर लो, हाँ, अपना ठीक है, दाल दलिया कहाँ से चलेगा वो अभी आपके साथ 2.5 साल वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव दूर हैं, तो आपका वक्त अच्छा कट जाएगा आराम से। दूसरे धर्मेंद्र जी, हरियाणा का प्रभारी होना जो है ना, ठीक ठाक है, सुविधा संपन्न है, इसमें मतलब ना कोई दिक्कत नहीं रहती। मैं तो बाबरिया जी की कई बार सोच के ना, बाबरिया जी आए तो थे यहाँ पे पूरे नायक बन के, हाँ, और जब वो गए ना खलनायक बन के गए। हालांकि वो टिकटों विकटों में बताते हैं कि उनका ठीक ठाक व्यवस्था हुई है उनकी, लेकिन सरकार डुबो गई है सारे मिलके। कोई नाराज होके बैठ गया, किसी ने अपने एमएलए रिपीट करवा लेने थे, किसी ने कुछ करवाने थे, ले दे के हरियाणा में जो सरकार इनकी बन रही थी डुबो दी इन्होंने। तो अभी लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से क्या उम्मीद करोगे जब इनको डुबोना ही है। देखो जी, मेरी सलाह ये है, बिना मांगी सलाह, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, माननी भी नहीं है जी इनका। हाँ, और वो राहुल गांधी को है कि वो अगर हरियाणा में कुछ चाहते हैं तो प्रभारी पद या तो सौंप ले लें या प्रियंका गांधी को दे दें, इसके अलावा तो कोई। और ये बताते हैं सर कि 1966 से लेकर आज तक मतलब हरियाणा के लोग जो ये नेहरू परिवार है, गांधी परिवार, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते आए हैं हमेशा से ही। ये कभी नहीं सुधरे जी, यहाँ ऐसे ही गुटबाजी रही है हमेशा ही। देखो हाई कमान जो है ना कांग्रेस का, नेहरू जी के समय में कुछ और स्थिति थी, इंदिरा गांधी के सामने ये था कि उन्होंने 2 गुट हमेशा बना कर रखे और दोनों को थपकी मारती रहती थी। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आमतौर पे इंदिरा जी के जमाने में वो आपस में भिड़ते लड़ते रहते थे। राहुल गांधी लगता है 10-12 गुट को तो वो उसमें सुरक्षित रहती थी, है ना। तो फैक्शनलिज्म जो है, गुटबाजी, कांग्रेस में एक बड़ी ताकत का काम करती थी। बहुत लोगों ने इस पर अध्ययन करा ये पाया कि कांग्रेस को गुटबाजी ही जिंदा रखती है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से नहीं बन सकती, ना वो कोई वामपंथी दल बन सकती, ना वो क्षेत्रीय पार्टी बन सकती, ऐसे ही रहेंगे ये ऐसे ही रहेंगे। ये हो सकता है कि कांग्रेस में जब क्षत्रप बहुत ताकतवर हो जाता है ना, तो हाई कमान को फिर चिंता होती है, फिर वो इलाज ढूंढता है कि अब कैसे करा जाए, क्या करा जाए, कमजोर कर देता है उसको। हाँ, तो वो उधर वहाँ जो बैठे और 2-4 लोग हैं नेता, अब दर्शक समझ रहे होंगे जो हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, वो उनको थोड़ी थोड़ी हवा देता रहता है, और वो जाकर रोते वहाँ जी कुछ नहीं हो रहा हमारा, और जब वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है, उसे पता है कुछ नहीं होना जाना। बचपन में ना हमारे वीसीआर लाते थे गाँव में, वो 2 रुपए में फिल्म दिखाता था, उस टाइम सबके पास 2 रुपए भी नहीं होते थे। तो जिसके पास 2 रुपए नहीं होते थे और उसको फिल्म में जैसे नहीं घुसने दिया, तो वो जाके है ना वो ट्रांसफार्मर का हैंडल डालता था। तो ये जो कांग्रेसी है ना जी, ये सब की फिल्म खराब करते रहते हैं इनमें हर कोई। मतलब यहाँ पता नहीं कब कौन किसका मतलब ऐसी तैसी कर देगा। अतीत अपने आप को दोहराता है। आज मतलब कांग्रेस के लोग, ये जो हमारे नेता हैं बहुत सारे यहाँ, वो हुड्डा से परेशान है, भूपेंद्र हुड्डा से बहुत तकलीफ है, मतलब कांग्रेस के अंदर के नेताओं को भी और विपक्ष वालों को। क्या करें सर, 14, 19, 24 3 चुनाव लिए। तो लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो अपना दौर देखा, उनकी भी स्थिति यही रही है।
चौधरी भजन लाल ने उनको कहाँ जिंदा रहने दिया, ठीक से चलने थोड़ी दिया है। सही बात है। और उनकी किस्मत का फैसला सोनिया गांधी करेंगी तो कर गई। अगर 2005 की कहानी सबको पता है, अगर वो निर्णय मतलब ठीक ठाक बहुमत ना मिलता तो और सोनिया गांधी की कृपा ना होती तो ये संभव ही नहीं था। तो जो कुछ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लोगों को पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को हुड्डा साहब ने खुद बहुत झेला और सहन किया है। एक दौर उनका ऐसा है कि जितने भी इंद्रजीत हों, चौधरी वीरेंद्र सिंह हों या और नेता, वो सब एक तरह से उन्होंने हुड्डा साहब की लीडरशिप मान ली। और उस समय लोग तब भी कहते थे भाई हुड्डा ही क्यों, चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा कद है हुड्डा साहब के सामने, तो इनको क्यों माना। वो तब कहते थे हुड्डा साहब दिल्ली दरबार की जो आपकी जो क्या बोलते हैं ना ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की समझ है। वो जानते हैं कि हाउ टू मैनेज अहमद पटेल और हाउ टू मैनेज सोनिया गांधी एंड ऑल दैट। तो ये जो और थे ना विद्यार्थी, ये इनकी वहाँ उस दरबार में उतनी ज़्यादा पैठ थी नहीं। हुड्डा साहब दिल्ली के आदमी थे, दिल्ली के स्वभाव से उसके मिजाज से वाकिफ थे। बहुत रहते भी बहुत है ना, बहुत समय कहते हैं वो दिल्ली में गुजारा। तो बड़े बड़े नेताओं ने आज जो उनके लिए मतलब उनसे परेशान हो गए, त्रस्त होके दूसरी पार्टियों में चले गए, या जो अभी कुछ बचे हुए हैं, वो सब हुड्डा साहब जो हैं उनको समझते हैं अच्छी तरीके से कि वो क्या है। तो ये ना इसका एक गेम चल रहा है बहुत प्यारा, इंटरेस्टिंग। और कल कांग्रेसियों ने एक स्वर में सबने हंस के एक साथ, सबको पता है सबकी असलियत है ना। देखो भाईचारा कितना है सर इनमें, लड़ेंगे झगड़ेंगे सब कुछ करेंगे, पर कभी ये कोई नहीं बताएगा इसने वहां इतना माल हजम किया, इसने वहां इतने पैसे कमा लिए। करप्शन पे बात नहीं करेंगे एक दूसरे वो पता क्या कहते हैं, वो बात इस नाम भी नहीं लेते। जैसे कल शैलजा बोली हैं तो उन्होंने कहा सब समझते हैं, सब जानते हैं, सबको पता है, सब बैठे हैं, सब मतलब इशारा वही था, लेकिन नाम नहीं ले पाई। मेरे कहने का आशय ये नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ कि सब मिलकर चलें और सबका सम्मान हो। और हुड्डा साहब सारे उस समय को छोड़ के जब उन्होंने रणदीप से बात की है, वो बड़े गंभीर मुद्रा में थे। थोड़ा उम्र का भी असर और प्रदेश भर में उनके समर्थक नहीं है, उनके खिलाफ हैं, जो अन्य नेताओं में भावी मुख्यमंत्री देख रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्रसन्नता भी हो रही थी इस बात की कि भाई क्लास ली जा रही है। अब हुड्डा साहब की क्लास कौन लेगा। तो हुड्डा साहब पता नहीं सारे गेम को करते करते कुछ ऐसा खेल जाएंगे कि पता चला किसी दिन राहुल गांधी ने आके गाड़ी रोक ली माथुराम भवन पे है, तो अब समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे वहाँ उस कार्यक्रम में आए थे राहुल और प्रियंका, रुक लीजिए राहुल की गाड़ी। तो मेहनत तो बहुत करते हैं हमारे जो प्रतिद्वंदी साथी हैं, लेकिन और तब ऐसा भी लगता है, और वो आपसी बातचीत में कहते भी कि खेल खत्म, सही अब कुछ नहीं रहा। लेकिन फिर हुड्डा साहब पता नहीं कहाँ से अचानक जुगाड़ कर लेते हैं, फीनिक्स पक्षी की तरफ फिरते। तो भाई जब तक हुड्डा साहब की सामर्थ्य है, ताकत है और चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी में वो बुजुर्ग हो गए ना। आप इनका आज इलेक्शन करवा लो जी, आज भी नहीं जीतेंगे ये। अच्छा, तो कांग्रेस में लड़ाई उड़ाई अंतर कांग्रेस बहुत नेचुरल पार्टी है पावर की। बीजेपी तो बच्ची है अभी उसके सामने। ये जो घाघ नेता है वो सोच रहे हैं कुछ नहीं, बीजेपी क्या कहानी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। 70 साल लगातार आपने एक पार्टी ने राज किया, तो वो कुछ तो समझती है ना सारी चीज़ों को। सबके करंट निकलने शुरू हो गए। जिन जिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को कमजोर किया, आज उनके पल्ले कुछ नहीं रहा, कतई खत्म कर दिया है। हाँ, वो खत्म हो रहे हैं, देख लो आप। हाँ, तो क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए। कहीं से भी जो कांग्रेस के नेचुरल प्रतिद्वंदी थे ऑलमोस्ट खत्म कर दिए बीजेपी ने। और इस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी बहुत मदद कर रही है कांग्रेस की, क्योंकि क्षेत्रीय दलों ने तो कमजोर किया था उनको। तो अगर कभी भी क्षेत्रीय दलों का जो जनाधार है वो भी कांग्रेस में शिफ्ट होगा जब भी, तो ये जो बाइपोलर पॉलिटिक्स हो रही है अब बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। आप देख लो वामपंथ सफाया हो गया, वामपंथ का देश से ये ऑलमोस्ट एक तरीके से। तो ये तो टैग बदल देते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, जो उसकी हरकतें हैं और जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं, उससे अब जो मिडिल क्लास है ना, जो बीजेपी की ताकत रहा है, उसमें बड़ा असंतोष है। अब ये देखिए कि प्रधानमंत्री का विदेश का दौरा होता है और उस पर रिएक्शन यहाँ हो रही है कि प्रधानमंत्री कैसे हंसे, प्रधानमंत्री ने कैसे 2+6 किया, प्रधानमंत्री कैसे मेगा मीगा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कैसे गाने सुना रहे हैं, कुछ कुछ होता है, बोला बहुत कुछ होता है। पहले भारत के प्रधानमंत्री को विदेशों की यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता था स्पीच देने के लिए।
अब बोला फिक्स है उनका, एक तो सम्मान समारोह रख दो और एक नाच गाने वाले रख दो। बोला वो खुश हो जाते हैं बस उसमें। तो अब वो जो है ना, दिक्कतें बहुत सारी हैं। अब विदेश के जो वो देख रहे हैं वो भी हंसते हैं अंदर ही अंदर, कहते हैं कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट ने बकायदा आज उसके वायरल हो रहा है वीडियो कि भारत के प्रधानमंत्री प्रायोजित प्रोपेगेंडा ऑस्ट्रेलिया में आकर भी करते हैं। हाँ, वो है सारा प्रायोजित ही है उसी तरीके की। अब चक्कर क्या है कि यहाँ पिछले कई महीने से लगातार हालात बहुत खराब हैं और जादू जो है वो डोल रहा था, खत्म हो रहा था धीरे धीरे। तो अब उन्होंने नए सिरे को इसको डाल दिया और फिर वही मोदी मोदी और ये जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसके जरिए फिर से एक कवायद है अपने जो खोया हुआ आधार है उसको रिजनरेट करने की। अब मैं बताऊँ आपको, चाहे राम मंदिर चोरी प्रकरण हो, उसके जरिए आरएसएस ये चाहती कि जो उनके मूर्खता बनाने वाले दायरे में जो लोग हैं उससे बाहर ना निकले, नए बेशक ना आए। यही भारतीय जनता पार्टी का कि हमने जो भक्त तैयार किए ना, ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इनको खुराक दी जा रही है इस रूप में। लेकिन ये तो पूरा देश है नहीं ना, जो आम जनता है वो इन चीज़ों पर, हरकतों पर ध्यान रख रही है और बड़ी बारीकी से देखते हैं। अब ऐसा है कि इंडोनेशिया में गए, वहाँ की शायद स्पीकर थी कोई मैडम, और उनके साथ मोदी जी बैठे हैं और उनकी वक्र दृष्टि, तिर्यक दृष्टि इधर उधर हो रही है। उस पर लोग बात कर रहे हैं कि भाई आप आराम से बैठिए, भाई वेस्टर्न कल्चर का सिस्टम कुछ और है, आप वहाँ इस तरह की हरकतें, वेस्टर्न में नहीं, अपना ही कल्चर है, वो यहाँ से तो अलग है तो ये अपना समझ के वो अपना नहीं समझते। आप देखिए जो उनके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट नाम है, वहाँ आपको संस्कृत के नाम मिल जाएंगे एयरपोर्ट्स के, वहाँ तो वहाँ जो है कल्चरल रूट अभी वही चल रही है इंडिया वाली, और धर्म बेशक उन्होंने इस्लाम वहाँ स्वीकार कर लिया। तो वो इस तरह की ये मान के बैठ गए कि बिल्कुल हमारा तो डीएनए टोटल एक है। बट आप जब कम से कम नारी जाति के प्रति आप यहाँ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया अपने सम्मान के लिए, तो खैर आदमी का अंदर का वो चरित्र होता है। कुछ नहीं, लोग मेरे से कई लोगों ने कहा कि जी कुछ प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, बोलते हुए इस तरीके की बातें करना है, अपना बहन बेटी की उम्र की महिलाओं को उसी दृष्टि, मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन जब आप बैठे हैं कुर्सी पे और साथ में कोई महिला बैठी या पुरुष बैठी, बार बार आप क्यों इधर तांग झांक कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो खास तौर से घूरना बड़ा अपराध, इस पर सजा हो जाती है। हमारे यहाँ तो सर मतलब ना औरतों को नहीं, मैं बता रहा हूँ, कई लोगों से मेरी बातचीत थी, उन्होंने कहा जी क्या तरीका, हाथ मिलाते हैं तो हाथ छोड़ते नहीं। अब कहते हैं लोग, उम्र भी तो हो गया, ये भी तो देखो सर, वो जो मोदी जी 14 में आए थे, ये जो मोदी जी हैं ये बिल्कुल क्लीन है सर। मतलब आप है नहीं वो कुछ भी, वो 3 लाइन नहीं बोल सकते जी। उम्र भी तो कोई असर दिखाती है ना इस देश को। और हमें नरेंद्र मोदी से कुछ लेना देना नहीं, हम भारत के प्रधानमंत्री के आचरण की बात कर रहे हैं। अब इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया नेहरू महिलाओं के साथ बैठे हुए, वो सिगार लगा रहे हैं, कोई लेटर्स कर रही हैं। फिर इस देश ने देखा कि उसके बाद में नरेंद्र मोदी हैं जो नीता अंबानी के हाथ में हाथ डाले हुए हैं, है ना। तो अगर नेहरू के लिए वो चीज़ें गलत हैं तो लोग ये भी आशा करते हैं फिर आपका जो सामान्य जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जो आचरण है वो थोड़ा मर्यादित रहे। अभी हम ना पूरे अंग्रेज बन पाए ना पूरे हिंदुस्तानी रहे, बीच में लटके हुए हैं। तो ऐसे में अब जैसे उन्होंने कल बताया कि मैं कितनी बड़ी उपलब्धि बताएंगे कि मैंने पहले क्या होता था, लोग खड़े हो जाते थे जाके अटेस्ट कराने के लिए नेताओं के सामने, मुझे तो पता नहीं नेताओं से को अटैच होते थे हमारे डॉक्यूमेंट। फिर मैंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, सेल्फ अटेस्टेड, अपने आप अटैच करो। और बताओ क्या विडंबना थी कि लोग खुद क्या अटैच करना कि मैं ही हूँ। अरे भाई आपने तो 12-13 कार्ड दे दिए हैं और अभी तक तय नहीं हो रहा कि मैं ही हूँ। एक सेल्फ अटेस्ट का खत्म किया था ना ब्रिटिश कानून, एक साथ बड़ी उपलब्धि है वो। अब यहाँ 1 दर्जन आदमी कागज लिए फिर रहा, कार्ड उसकी जेब में भरे पड़े हैं। भाई साहब मुझे भारत का नागरिक मान लो, बोले हम मानती नहीं। एक साथी है वो यूके गए हुए हैं जी वर्क वीजा पे, तो उनका मैसेज आया हुआ था, बोले भाई साहब वो SIR चल रहा है हरियाणा में, तो प्लीज वो मेरा वोट देख लो, कटना चाहिए। मैंने कहा अगर तुम्हारा वोट कट भी गया तो उससे कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारी खड़ी हो जाएगी। बोला जी वोट कट गया तो मैं फिर वोट डालूंगा कैसे। मैंने कहा वैसे भी तुम्हें यहाँ आना नहीं है, अगर तुम्हें किसको वोट देना है, जीतने तो फिर भी मोदी जी हैं। तो अगर तुम मोदी जी को वहाँ पे डंका बज रहा है तो फिर यहाँ चिंता क्यों कर रहे हो इस बात की। बोले नहीं जी SIR में वोट। मैंने कहा उस पर तो साइन भी होंगे भाई,
तुम्हारे वो कौन करेगा। दरअसल अब जो इंडियन डायस्पोरा है ना, जिन्हें अभी पूरी नागरिकता वहाँ नहीं मिली है, ग्रीन कार्ड वगैरह नहीं मिला, उन्हें बहुत चिंता हो रही है इन कागजों की। चूंकि वो मोदी जी के सामने खड़े हो गए, आप तो चलो आए हो, चली जाओगे 2-3 दिन में, पर इन्हें ले जाओ। चूंकि इन्होंने जो वानास क्या हुआ ना, एक मैं देख रहा था अमेरिका का या कनाडा का था, एक सज्जन है, वो यही वीडियो दिखाते हैं कि भारत के लोग विदेशों में जाके क्या आचरण करते हैं। तो एक नदी सी बह रही है, तो उनकी तो साफ सुथरी नदी, तो वहाँ गंगा आरती करने लगे बैठ के, करीब 500-700 लोग आ गए और लग रहे हैं अपने उसी गंगा मान लिया है। और फिर वो दिखाते हैं यार क्या कर रहे हो, तो वहाँ के लोग मतलब वो पीसफुल जिंदगी देना चाहते हैं जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। इनसे बहुत तंग है वो। हमारे लिए दिक्कत ये है कि जिस दिन डिस्टर्बेंस ना हो हम जीते ही नहीं। उन्हें शांति चाहिए, वातावरण में एक शांति हो, प्रकृति के साथ जीना उनका आदत बन गई, हम रह नहीं सकते चैन से। और उसके बाद छोड़ो, मैं अमेरिका 2 महीने में पागल हो गया कि यार निकल यहाँ से, क्योंकि जिंदगी। तो हमें एनार्की चाहिए, डिस्टर्बेंस चाहिए, शोर चाहिए, नाच गाना चाहिए और नॉन सीरियस एटमॉस्फेयर चाहिए। हमारी ज़रूरत है, हमारी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है। और वहाँ के लोग जब इनकी हरकतें देखते हैं तो वो कहते हैं भाई यार तुम निकलो यहाँ से, तुम जाओ, मैं दम कर दिया, मोदी साथ चले जाओ। और मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 12 वर्षों में उन्होंने ये हालात कर दिए कि वो डायस्पोरा जो उनके वहाँ नृत्य करता उनके लिए, उसको वहाँ के लोग उनके निशान पे है। ये सारा डायस्पोरा कर देंगे जी वो किसी दिन। नहीं, अभी तो उन्होंने एक रास्ता करा है। अमेरिका में क्या हो रहा है कि जो लोग, जैसे टेक्सास वाला प्रांत है वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ से ना वो ऐसी जगहों पे जाने लगे जहाँ शांति है और ये लोग नहीं है। अच्छा, अमीर लोगों ने वहाँ से घर छोड़ने शुरू कर दिए। मतलब डर देखिए कि वो होता नहीं, कई बार मतलब इस तरह का आदमी हो तो लोग सोचते हैं यार क्या लड़ना, हम ही कहीं और शहर में ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही, चल सनसिटी में हम ही ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया वो वाली दिक्कत हो रही है। बहन है वो बोली भाई साहब कई मोहल्ले तो यहाँ से बना दिए इन्होंने, जैसे लगता है किसी गांव का सीन है। अब ये देखिए ना, वहाँ खड़े होकर मोदी जी कह रहे हैं कि सब अपने इसकी मोबाइल की लाइट जला लो, इनका स्वागत करो। वो बेचारा वो समझ में नहीं आ रहा उसकी क्या कहानी है, वो आदि नहीं है। अरे वहाँ का प्रधानमंत्री अपना ब्रीफ केस उठाता है, मेट्रो में बैठता है और अपने ऑफिस चला जाता है। उसके लिए कोई कुर्सी नहीं छोड़ता, कहीं नहीं करता। हमारे तो भगवान है ना, मानते अच्छा हम तो भगवान मानते ही हैं। यहाँ जो भगवान है वो भी कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, या तो उल्टा काम हो रहा है। और भगवान का माल ये इंसान चोरी कर जाते हैं। अब वो करते रहो, है ना। तो जिस देश में नदियों को नदी मानते हैं वहां तो नदियां साफ हैं जी। जहाँ जिस देश में माँ मानते हैं वहां गंदी है। जिस डेमोक्रेसी में कोई व्यक्ति ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो लाने तो वो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। एक्चुअली नेहरू ने बड़ी कीमती चीज दे दी जी इस देश के लोगों को। अब नेहरू बात सुन लो आप, अपनी बात बाद में बताना, मैं भूल जाता हूँ ना आजकल। वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जब तारीफ की उसकी, नेहरू जी की, तो उस समय चेहरा देखने लायक था। तुम तो आ गया। अब मुझे तो लगता है आगे से ये निर्देश देने पड़ेंगे कि भी मेरे सामने कोई नेहरू का नाम नहीं लेगा, कोई विदेशी अतिथि। अब बताओ आप क्या करें। मैंने कहा नेहरू जी डेमोक्रेसी बहुत ही कीमती चीज दी थी इस देश को, लेकिन वो ये भूल गए कि इस कीमती चीज की कीमत भारत के लोग नहीं पहचान सकते सर, क्योंकि यहाँ प्रतिकार करने की आदत नहीं है ना, हम झेलते जाते हैं गंदी। नेहरू ये मानते थे कि मैं जिस राह पे इस देश को ले जा रहा हूँ, देश उस पे चलेगा। चल के दिखाया देश ने, ऐसी बात नहीं है, चला देश। और लेकिन उसके बाद वो रास्ता भटक गए सारे के सारे, और लोग आ गए। तो अब कोई एक बड़े विद्वान सज्जन ये इससे किसी ने पूछा जी, भाजपा ये प्रचार करती कि नेहरू चीन से हार गए। बोले नेहरू लड़े तो कम से कम, लड़के हारे ना भाई, हारना तो एक ही जीतना था, एक हारना था। तो हमारी उस समय स्थिति नहीं थी कि हम जीत पाते, लेकिन लड़े। पर तुम तो लड़ते ही नहीं, तुम्हारी हजारों हजार किलोमीटर उन्होंने जमीन छीन ली, आप तो आंखें लाल ही नहीं करते। तो कम से कम नेहरू लड़ा तो, इनके साथ वो भी दिक्कत है। तो इनका नेहरू का तो भूत है जी इनके पीछे पड़ा रहता है। हाँ, और वो जो फिर बात को लौट के वहीं आते हैं, चक्र पूरा करते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस जो है ना, अब इनके पूरे मजे लेने लगी, बची कुछ नहीं रहा, नथिंग टू लूज। कांग्रेस के पास अब मजे लेने के अलावा बचा कुछ नहीं। क्या करें, आप अपनी बर्बादी पे हंसना पड़ता आदमी को एक दौर में। तो जो राहुल गांधी ने कह दिया ना कि मेरा इसमें कोई आकर्षण ही नहीं है, मैं उसके बीच पैदा हूँ, मुझे तो सत्ता से वो अरुचि है। अब ठीक है, अरुचि है तो रहो भाई। तो बुनियादी तौर तुम वो जो चीज चाह ही नहीं रहे वो मिलेगी कैसे? हाँ, तो वही है, वो भी विदेश में चले गए, वो भाई साहब भी विदेश गए हुए हैं।
और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता से मिलकर उसको ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ विपक्ष के नेता को मिलने नहीं देते किसी से। पता नहीं क्या चक्कर है। कहीं वो कंपेयर ना कर ले यार, राहुल गांधी तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अमेरिकन एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में, और जब प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो वहाँ 4-5 लोग चाहिए असिस्ट करने के लिए, तो वो पोल पट्टी खुल जाएगी। भाई आप भी मिलने दो। अगर तुम्हारी ये उपलब्धि है कि आप बड़े खुश होते हो कि मैं एलओपी से मिला हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो अपने एलओपी को भी तो मौका दे दो कि मिले वहाँ। आज तक 10 सालों में कोई नहीं मिलवाया। नहीं, मिलने नहीं देते वो किसी से, बिल्कुल घूंघट निकाल के बिठा देते हैं बहू को। सीट भी पीछे दे देते हैं। हाँ, जैसे जेठ जी हो ना, 26 जनवरी 15 अगस्त पे पीछे सीट दे देते हैं, ऐसे आदमी हैं। तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो मर गया ना, वो अकेला आदमी जिस पर, उस पर ना तो वो डरता किसी से। इज्जत बेइज्जती अब भय खत्म हो गया उसके। उसे पता है कि कहाँ है। तो वो समझदार आदमी है। दोस्तों, कांग्रेसी, एक्चुअली मैं इनको कड़ी बिगाड़ कांग्रेसी कहना चाहिए। आत्मघाती। हाँ, आत्मघाती दस्ते हैं ये कांग्रेस में, हारागिरी करते हैं ये। और इनका एक सूत्री एजेंडा ये है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। बस कोई नया आदमी या तो पॉलिटिक्स में ये आने नहीं देंगे, आ जाए तो उसको चलने नहीं देंगे। इसलिए आप देखिए कि जब टिकटें बढ़ती हैं चाहे कहीं भी किसी प्रदेश में, तो ये ज़्यादातर अपने चेले चपाटे चमचों को आगे बढ़ाते हैं, और उस टिकट देते हुए पहला क्राइटेरिया होता है लॉयल्टी, कि ये मेरे प्रति लॉयल रहेगा। कोई ये नहीं कहता कि कांग्रेस के प्रति कौन लॉयल रहेगा, कांग्रेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्रति कौन लॉयल रहेगा। यही वजह है कि ये चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है जी इनको लेके। इनकी इज्जत खत्म हो गई है जनता के बीच में, लेकिन इनको इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है जी। ना, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस जो सत्ता में रहे हैं वो उन्होंने पैसा बहुत कमाया जी। तो आप एक हजम कर रहे हैं। वातावरण ये बन रहा है इस देश में कि राहुल फाइटर है, लड़ रहा है राहुल, राहुल के अलावा कोई नहीं लड़ रहा। ये राहुल के पक्ष में जा रही ना बातें, ये राहुल के खिलाफ नहीं जा रही चीजें। ये एक दिन ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, फिर खुद अपने आप ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इस देश की राजनीति ऐसे मोड़ पे आ गई है कि अब जनता ही विचार करे कि उसने क्या करना है, वही तय करेगी। और मैं समझता हूँ ये सही स्थल पे आ गई कि अब हर व्यक्ति देश के बारे में, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में सोच रहा है कि कैसे मुक्ति पाई जाए। इस मुक्ति संग्राम में नेतृत्व की ज़्यादा लंबी चौड़ी जरूरत है नहीं। तो जनता ही तय करेगी। जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों, जनता क्या तय करेगी आप बता सकते हैं। और इसके साथ ही एक और त्यागी जी का सुझाव था। बहुत सारे साथी जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि ये इसमें ये कैसे होगा, या कोई राजनीति से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, हरियाणा की संबंधित या देश की राजनीति से संबंधित या वैश्विक पटल पे कोई सवाल आप किसी साथी के मन में है और आप चाहते हैं कि उसकी चर्चा यहाँ पे की जाए, त्यागी जी उस पर एक मुकम्मल जवाब दें, तो आप आगे से जो भी वीडियो आएंगे उसमें 1 या 2 सवाल उन सवालों में से ज़रूर लेंगे हम। तो अगर आपके कोई वर्तमान राजनीति से संबंधित या किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स से संबंधित या दैनिक जीवन से, फैमिली से संबंधित भी अगर कोई सवाल का जवाब या सुझाव आप त्यागी जी से चाहते हैं, तो कमेंट में सवाल लिखकर जरूर पोस्ट कर देना, साथ में अपना नाम जरूर लिख देना उसमें, ताकि हम जब यहाँ डिस्कस करें तो आपके बारे में बता सकें। क्यों त्यागी जी? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रश्न है किसी तरह का, राजनीति से संबंधित या समाज से संबंधित, या कोई फैक्ट उन्होंने वेरीफाई कराना है, हाँ, कि उनकी जानकारी में कोई चीज़ है और उनको डाउट है कि ये सही है कि गलत है, हाँ, तो वो काम भी हम कर पाएंगे उनके लिए। तो आपका अगर कोई सवाल है तो सिंपल कमेंट बॉक्स में जाइए, सवाल लिखिए और नीचे अपना नाम और हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना। ज़रूरी हुआ तो हम आपसे कांटेक्ट भी कर लेंगे।